Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video, we will learn chapter 10 of Classic Science NCERT textbook, that is the motion and measurement of distances. तो इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि अगर किसी भी दो प्लेस के बीच की दूरी को हमें नापना है तो हम किस तरीके से नाप सकते हैं, क्या क्या मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, क्या क्या मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस हैव द लुक एट द कंटेंट। फर्स्ट वी विल बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो आज का हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी क्या हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू द डिस्टेंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। डिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड देन लास्टली वी विल स्टडी अबाउट द मोशन and the types of motion, and we'll try to understand each type of motion with the help of various examples. तो ये जो चैप्टर है ये एक लेंदी चैप्टर है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द डिस्टेंस एंड इट्स मेजरमेंट, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम ट्रांसपोर्ट वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह सामान का पहुंचाना या फिर लोगों को पहुंचाना, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आज के टाइम में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि कार्स हैं, बाइसिकल्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोटर बाइक्स हैं। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास बसेस हैं, ऑटो रिक्शास हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमारे पास ट्रेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। वहीं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास मोटराइज बोट्स हैं, शिप्स हैं। आउटर स्पेस में जाने के लिए हमारे पास स्पेस क्राफ्ट्स हैं। वहीं अगर हमें सामान को भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास ट्रक्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें सामान को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास गुड्स ट्रेन्स हैं, कार्गो प्लेन्स हैं। और थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास कंटेनर शिप्स भी हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो हमारा आज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हम काफ़ी जल्दी और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं और सामान को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें कि पुराने समय का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा था, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, अगर लोगों को ट्रैवल करना होता था एक जगह से दूसरी जगह तो वो किस तरीके से जाया करते थे, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ इन एंशियंट टाइम्स, हज़ारों साल पहले देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो प्लेन एरियाज़ में अगर लोगों को ट्रैवल करना होता था, मतलब कि वो एरियाज़ जहाँ पर मेनली लैंड हैं, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर जाया करते थे। वहीं अगर उन्हें सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता था तो अपनी कमर के ऊपर लाद कर इस तरीके से पहुँचाया करते थे। तो अगर हमें वॉक करके ही ट्रैवल करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करना तो ईजी है, लेकिन अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो वॉक करके जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगती है। वहीं अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, मतलब कि वो एरियाज़ जहाँ पर नदियाँ होती हैं या फिर समुद्र होते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। कोई बोट्स नहीं थी, कोई शिप्स नहीं थे। लेकिन लोगों को इतना रियलाइजेशन था जो वुड का पीस होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो उन्होंने वही आइडिया यूज़ किया और जो ट्री का ट्रंक होता है उसको काटा, उसके बीच के पोर्शन को रिमूव किया
किया और उसके अंदर हॉलो कैविटी बनाई ताकि वो उसके अंदर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इन लॉग्स ऑफ वुड को यूज़ करने से उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि एक तो इसके अंदर बैठने की जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग ही इसमें एक साथ बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं काफ़ी कम सामान ट्रांसपोर्ट कर पाते थे और ये जो लॉग्स ऑफ वुड थे इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सो विद टाइम धीरे धीरे इंसान ने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड को जोड़ें ताकि हमारी जो बोट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। जब बोट का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, एक साथ और ज़्यादा लोग इसमें बैठकर ट्रैवल कर पाएंगे। तो उन्होंने इसी आइडिया को यूज़ किया। तो उन्होंने बैम्बू स्टिक्स को लिया और कुछ उनको इस तरीके से जोड़ा ताकि उनकी जो बोट का साइज़ है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। तो इससे क्या हुआ, थोड़े और ज़्यादा लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा पाने लगे। तो कई सालों तक कुछ इसी तरीके से चलता रहा। देन स्लोली धीरे धीरे मैन लर्न डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इंसान ने पशुओं को पालना शुरू किया। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके पास कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्सेस हैं, डंकी हैं, कैमल हैं, बुलक हैं। क्यों ना इन एनिमल्स को यूज़ किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब भी कभी उन्हें ट्रैवल करना होता था वो इन एनिमल्स के पीठ पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। और अगर सामान भी ट्रांसपोर्ट करना होता था तो सामान को भी इनकी पीठ के ऊपर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। तो एनिमल के यूज़ करने से ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी आसानी हो गई। इन 3500 BC, लगभग 5500 साल पहले, एक मेजर इन्वेंशन होता है ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में। दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। और जो हमारा ओरिजिनल व्हील है उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का था। और अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो ये वुड का बना हुआ था। अगर हम ओरिजिनल व्हील के डिज़ाइन को कंपेयर करें आज के व्हील्स के साथ, दैट इज़ द मॉडर्न व्हील के साथ, तो जो हमारे मॉडर्न व्हील्स हैं उनका डिज़ाइन और उनका जो मटेरियल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। नाउ व्हील की इन्वेंशन होने के बाद इंसान ने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम इन व्हील से चलने वाले कार्ट्स और चैरियट्स बनाएं, मतलब बग्गियां बनाएं, और फिर एनिमल्स को यूज़ करें इन कार्ट्स को पुल करने के लिए। तो उन्होंने कुछ इस तरह की कार्ट्स बनाई और एनिमल्स को यूज़ किया। नाउ कार्ट्स बनने के बाद, व्हील की इन्वेंशन होने के बाद, कार्ट्स और चैरियट्स बनने के बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा आसान हो गया और बेहतर हो गया। वहीं एक ही समय में और ज़्यादा लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा पाने लगे और ज़्यादा क्वांटिटी में सामान भी ट्रांसपोर्ट कर पाने लगे। वहीं जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रह रहे थे वो भी अपनी बोट के साइज़ को लेके और शेप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन उनके सामने एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो उनकी बोट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा समय लेती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। लेकिन धीरे धीरे इंसान अपना दिमाग लगाता रहा और ऑब्ज़र्व करता रहा। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फ़िश रहती है। अगर फ़िश को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो काफ़ी जल्दी स्विम करके पहुंच जाती है। तो उन्होंने वहीं से आइडिया यूज़ किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बोट की शेप में चेंजेस लेके आएँ, अपनी बोट को शेप दे जो कि फ़िश की शेप होती है, दैट इज़ द स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप के अंदर क्या होता है, जो फ्रंट पोर्शन होता है और जो बैक पोर्शन होता है वो नैरो होता है और जो मिडिल पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है। तो जब उन्होंने स्ट्रीमलाइन शेप्स देनी शुरू की तो उनकी जो बोट्स हैं वो काफ़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगी। ट्रैवलिंग जो हो गई वो फास्ट हो गई। तो धीरे धीरे इंसान ने और भी ज़्यादा बड़े साइज़ की बोट्स बनाई और उनको स्ट्रीमलाइन शेप्स दी। तो जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में भी ट्रैवलिंग क्या हो गई, आसान हो गई और फास्ट हो गई।
देन इन अर्ली 19th सेंचुरी एक और मेजर इन्वेंशन होता है ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में, दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। नाउ स्टीम इंजन के इन्वेंट होने से पहले जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है प्लेन एरियाज़ के अंदर, वो पूरा का पूरा एनिमल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन स्टीम इंजन के ईजाद होने के बाद देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम एनिमल पावर ऑफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द स्टीम पावर्ड इंजन्स। अब स्टीम पावर्ड इंजन्स के अंदर क्या था कि बड़े बड़े टैंक होते थे जिसको पानी से फिल किया जाता था और उन टैंक्स के नीचे कोयले को जलाया जाता था। जब कोयला जलता था तो उसकी हीट से पानी बॉयल होता था। जब पानी बॉयल होता है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम। और ये स्टीम यूज़ की जाती थी इंजन्स को रन करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ स्टीम पावर्ड इंजन्स यूज्ड टू वर्क। नाउ स्टीम इंजन्स इन्वेंट होने के बाद क्या हुआ? स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन्स बनने लगी, वैगन्स बनने लगे। तो इनके बनने से जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो भी और आसान हो गई और फास्ट हो गई। देन इन 1903 एक और मेजर इन्वेंशन होता है ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में, दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन बाय द राइट ब्रदर्स। तो जो हमारा फर्स्ट एरोप्लेन है उसका कुछ डिज़ाइन इस तरीके का था। अगर हम इस डिज़ाइन को कंपेयर करें हमारे आज के एरोप्लेन्स के साथ, तो हमारे जो आज के एरोप्लेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स हैं जो कि टाइम के साथ थ्रू मॉडिफिकेशंस डेवलप किए गए हैं। धीरे धीरे जैसे समय और आगे बीतता रहा, स्टीम इंजन से चलने वाले ऑटोमोबाइल्स भी बनने लगी, जैसे कि कार्स बनने लगी, बसेस बनने लगी। तो इनसे क्या हुआ, जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो भी आसान हो गई और फास्ट हो गई। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बीतता रहा, हमारी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से आज हमारे पास प्रेजेंट है मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इन मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट हैज़ रिड्यूस द टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जहाँ किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिन लगा करते थे, अब हम कुछ चंद घंटों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, जैसे कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, भी काफ़ी आसान हो गया है और फास्ट हो गया है। वहीं अगर हम सामान की बात करें तो सामान भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, वो भी काफ़ी कम समय में। नाउ लेट अस हैव द ग्लिम्स ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कहीं कहीं रूरल एरियाज़ में अभी भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है बुलक कार्ट्स को पुल करने के लिए। जैसे कि एनिमल फॉडर को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है फील्ड से घर तक तो उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर जो वेजिटेबल्स या फूड ग्रेन्स जो कि फील्ड्स में ग्रो करते हैं उन्हें फील्ड से मार्केट तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो एनिमल्स का यूज़ है वो काफ़ी लिमिटेड है। वहीं जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं उनमें से है बाइसिकल, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, टैक्सीज एंड बसेस। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हम ट्रेन से जा सकते हैं। वहीं मेट्रो सिटीज़ में हमारे पास मेट्रो ट्रेन्स भी हैं, बुलेट ट्रेन्स भी हैं, जिनकी वजह से ट्रैवलिंग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, इजी हो गया है, फास्ट हो गया है, और साथ साथ जो रोड्स पे ट्रैफिक है वो भी कम हो गया है, पोल्यूशन भी कम हो गया है। अगर हमें सामान को भी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास गुड्स ट्रेन्स भी हैं जिनको हम मालगाड़ियाँ कहते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जल्दी पहुंचना है देन बाय एयर भी हम जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स की मदद से और एरोप्लेन्स की मदद से। देन वहीं अगर हमें थ्रू वाटर ट्रैवल करना है या फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास मोटराइज बोट्स हैं, मोटराइज शिप्स हैं जो कि इतने एडवांस्ड फीचर के साथ हैं कि एक ही समय में हज़ारों लोग इनमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अगर हमें थ्रू वाटर सामान को भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो हमारे पास कंटेनर शिप्स भी हैं। देन अगर हमें अंडर वाटर जाके किसी चीज़ को स्टडी करना है तो हमारे पास सबमरीन्स हैं। देन वहीं अगर हम आउटर स्पेस की बात करें, अगर हमें आउटर स्पेस में जाना है जैसे कि मून पर जाना है या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाना है तो हमारे पास
स्पेसक्राफ्ट्स भी हैं। तो आपने देखा जो हमारा आज का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने सारे लोग और कितना सारा सामान एक ही टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि हमने कहाँ पैदल चलने से शुरुआत की थी, धीरे धीरे टाइम के साथ काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ और हमारे पास एडवांस फीचर वाले मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम और आगे मूव होगा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा और एडवांस्ड होता चला जाएगा, और ज़्यादा इन्वेंशंस होंगी और ज़्यादा डिस्कवरीज होंगी। तो ये तो बात हुई हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हिस्ट्री की। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस अगर हम इस वर्ड का मतलब हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है दूरी। So distance is a measurement of how far two places are. तो distance measurement होता है कि दो जगहें एक दूसरे से कितने दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है A और दूसरी जगह है B, इन दोनों के बीच की दूरी का जो मेजरमेंट होगा उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब डिस्टेंस नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें ट्रैवल करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। तो जो हमारा डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि हमें ये वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जस्ट अपने नेबरहुड में जाना है या फिर अपने पास वाली घर के पास वाली मार्केट में जाना है, तो हम काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम वॉक करके जा सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं, स्कूटर यूज़ कर सकते हैं, सो मेनी अदर्स। लेकिन वहीं अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं और बाय एयर एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। वहीं अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, जैसे कि हमें यूएसए से इंडिया जाना है, तो इन दोनों कंट्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कई हज़ार किलोमीटर्स के बराबर होता है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, दैट इज बाय द एरोप्लेन वी कैन ट्रैवल। नाउ मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। अगर हमें किसी भी चीज़ को नापना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं नोन क्वांटिटी के साथ, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमें इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है, अभी हमें इसकी लेंथ का मेजरमेंट नहीं पता है, तो ये पेंसिल क्या हुई, एक अननोन क्वांटिटी हुई। इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी। अगर हम स्केल को देखें तो उसके ऊपर रीडिंग्स मार्क होती हैं। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये किस में मार्क होती हैं, सेंटीमीटर में मार्क्ड होती हैं। तो सेंटीमीटर क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो जब हम पेंसिल की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, मतलब एक अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट लेंगे, तो हम उस अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे एक नोन क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर नोन क्वांटिटी क्या है, स्केल है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी टेक द मेजरमेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेजरमेंट में हम किस तरीके से एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं नोन क्वांटिटी के साथ। ना कोई भी जो मेजरमेंट है हम उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको हमेशा दो पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है नंबर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक पेन की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो जो पेन की लेंथ है वो हमने दो पार्ट्स में एक्सप्रेस की है। पहला पार्ट क्या है, नंबर है, जो कि हमें बताता है मैग्नीट्यूड क्या है मेजरमेंट का, और दूसरा पार्ट है यूनिट, दैट इज द सेंटीमीटर, जिसमें कि हमने पेन की लेंथ को मेजर किया है। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द मेजरमेंट इन द टू पार्ट्स।
नाउ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट लेने के क्या क्या तरीके हैं। नाउ इन एंशियंट टाइम, अगर हम पुराने समय की बात करें तो हमारे पास कोई भी मेजरिंग स्केल नहीं होते थे, कोई मेजरिंग टेप्स नहीं होते थे, तो हम जो मेजरमेंट्स लेते थे वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू लेते थे। फॉर एग्जांपल हम अपना हैंड स्पैन यूज़ करते थे, क्यूबिट यूज़ करते थे और फुट लेंथ को यूज़ करते थे। तो हैंड स्पैन में हम क्या करते थे, वी यूज टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑफ अ स्ट्रेच्ड हैंड विच इज़ इक्वल टू 1 हैंड स्पैन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें इस टेबल की लेंथ को मेजर करना है एक हैंड स्पैन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, अपने थंब को एकदम स्टार्टिंग में रखेंगे, हैंड को स्ट्रेच करेंगे, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा लिटिल फिंगर के बीच में और थंब के बीच में वो बराबर होगा एक हैंड स्पैन के। नाउ अगर हमें आगे का लेंथ मेजर करना है तो फिर से हम अपने थंब को यहाँ से रिमूव करके एकदम लिटिल फिंगर के जो बगल में है वहाँ पर रखेंगे और अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे। फिर से जो हमारा डिस्टेंस आएगा थंब और लिटिल फिंगर के बीच में वो बराबर हो जाएगा 2 हैंड स्पैन्स के। तो इसी तरीके से हम अपने टेबल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं हैंड स्पैन्स के द्वारा। वहीं अगर हमें क्यूबिट यूज़ करना है तो क्यूबिट में हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द लेंथ ऑफ आवर forearm, that is the distance between the elbow and the middle finger, it is equal to 1 cubit। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादातर टेलर्स यूज़ किया करते थे फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ। देन फुट की जो लेंथ होती है वो भी यूज़ किया जाता था किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे कि अगर हमें रूम की लेंथ को मेजर करना है, नंबर ऑफ फुट्स को काउंट करके हम एक रूम की लेंथ को प्रिडिक्ट कर लेते थे। तो आपने देखा ये जितने भी मेथड्स हैं मेजरमेंट के, उसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स का जो साइज़ है उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हैंड स्पैन में हमने हैंड्स का साइज़ यूज़ किया, क्यूबिट में हमने फोर आर्म का साइज़ यूज़ किया और फुट लेंथ के अंदर हमने अपने फुट का साइज़ यूज़ किया। तो यहाँ पर एक और बात है नोट करने की कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है उनके जो बॉडी पार्ट का साइज़ होता है वो सेम नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग बॉडी पार्ट का साइज़ होता है। तो अगर हम मेजरमेंट्स लेंगे इनके द्वारा तो क्या होगा कि जो हमारे मेजरमेंट्स आएंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप एक क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आप एक टेबल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं हैंड स्पैन्स के थ्रू, तो जब आप मेजर करेंगे तो लेट अस से कि उस टेबल की लेंथ आती है 8 हैंड स्पैन। वहीं अगर आपकी ममा मेजर करती हैं सेम टेबल की लेंथ को तो उनके द्वारा जो मेजर किया जाएगा लेंथ इट माइट बी इक्वल टू 5 हैंड स्पैन। तो अब आपने देखा जो सेम लेंथ है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स आए, आपने मेजर किया तो 8 हैंड स्पैन्स आए, वहीं अगर आपकी ममा ने मेजर किया देन इट केम टू द 5 हैंड स्पैन। तो अब ये डिफरेंस किसकी वजह से है, ये डिफरेंस आपके और ममा का जो हैंड का साइज़ है उसकी वजह से, आपका हैंड का जो साइज़ है वो छोटा है तो इसलिए ज़्यादा हैंड स्पैन्स बने, वहीं जो आपकी ममा का जो हैंड का साइज़ है वो बड़ा है तो इसीलिए कम हैंड स्पैन्स बने। लेकिन अगर हम सेम मेजरमेंट्स को किसी तीसरे आदमी को दिखाते हैं कि भाई इस टेबल की लेंथ के ये 2 मेजरमेंट है, तो वो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक लेंथ के 2 मेजरमेंट तो किसको सही माने। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन मेथड्स के थ्रू जितने भी मेजरमेंट्स लिए जाते थे वो वेरी करते थे पर्सन टू पर्सन, कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, हेंस दे वर कंसिडर्ड टू बी द इनएक्यूरेट वेज ऑफ मेजरमेंट। तो इसीलिए इन सभी मेथड्स को क्या कहा जाता है, नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स कहा जाता है। नाउ अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए तो हमें ज़रूरत है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की, वो यूनिट्स जिनकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, ताकि उनकी वैल्यू चेंज ना हो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। वेदर मेजरमेंट आप लें या फिर कोई और इंसान ले या फिर इंडिया में ले या किसी और कंट्री में ले, उसकी वैल्यू फिक्स रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की। तो अगर आप एक क्लॉथ को मेजर करते हो और उसकी लेंथ है 1 मीटर, वहीं अगर आपकी ममा भी मेजर करेंगी उसी क्लॉथ को विद द हेल्प ऑफ ए मीटर स्केल तो उसकी लेंथ 1 मीटर ही आएगी। वहीं कोई तीसरा एक और इंसान मेजर करता है सेम क्लॉथ को एक मीटर स्केल से और किसी और कंट्री में बैठ के, तो उसकी वैल्यू भी, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि जो मीटर की जो वैल्यू है वो
फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, तभी कहा जाता है मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। तो आपने देखा कि अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो 1790 में फ्रेंच के जो लोग थे उन्होंने क्रिएट किया एक पहला स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको हमने मेट्रिक सिस्टम कहा, लेकिन मेट्रिक सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। फिर 1960 में हमारे पास आया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है इट वाज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारे पूरे विश्व के साइंटिस्ट हैं उन सभी ने एक्सेप्ट किया और अब हमारे जितने भी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही लिए जाते हैं। नाउ SI यूनिट्स क्या होती हैं? SI यूनिट्स की 7 बेस यूनिट्स होती हैं, लेकिन अभी आपको 3 ही बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट ऑफ मास एंड SI यूनिट ऑफ टाइम। तो लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर्स, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम्स और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। अगर हमें मीटर को एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें किलोग्राम को भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से स्मॉल k और g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हमें सेकेंड्स को भी रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल लेटर s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना अब आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर कहा जाता है कि 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं और वहीं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्केल लेना होगा। तो अगर हम स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 मार्क से स्टार्ट होती है और वो राइट हैंड साइड पे या तो 15 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो सकती है, 30 सेंटीमीटर्स पे ख़त्म हो सकती है या फिर 100 सेंटीमीटर्स पे ख़त्म हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्केल 15 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है या फिर 1 मीटर का है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ध्यान देना है, 0 से और 1 के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर के बीच में देखें तो हमारे पास होती हैं 10 इक्वल डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जो ये एक डिवीजन होती है इसका मेजरमेंट होता है 1 mm। तो अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 इक्वल डिवीजन्स हैं और एक सब डिवीजन का जो मेजरमेंट है वो 1 mm है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने mm हुए, 10 डिवीजन इंटू 1 mm दैट इज इक्वल्स टू 10 mm। तो अब आपको समझ आया कि क्यों हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 100 बार ऐड करें तो हमें जो टोटल लेंथ मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। इसी तरीके से अगर हम 1 मीटर लेंथ को 1000 बार ऐड करें तो हमें जो टोटल लेंथ मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ये जो हैं ये हमारी कन्वर्जन्स यूनिट है। अगर हमें डिस्टेंस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें इन कन्वर्जन यूनिट्स को इसी तरीके से याद रखना होगा। अब हमें ये तो काफ़ी अच्छे से पता लग गया है कि मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, लेकिन लेंथ को मेजर करने के लिए हम मिलीमीटर्स भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर्स भी यूज़ करते हैं और किलोमीटर्स भी यूज़ करते हैं। इनका जो यूज़ है वो टोटली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अब हमारी सहूलियत के लिए है और इनका जो यूज़ होता है वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी लेंथ को मेजर करना है।
अगर हमें बहुत छोटी छोटी लेंथ्स को मेजर करना है, जैसे कि हमें एक कॉइन के थिकनेस को मेजर करना है या फिर एक वायर की थिकनेस को मेजर करना है, तो हम यूज़ करते हैं यूनिट्स दैट इज़ द मिलीमीटर। ये छोटी यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। वहीं अगर हमें मीडियम साइज लेंथ को मेजर करना है, जैसे कि एक टेबल की लेंथ को या फिर रूम की लेंथ को मेजर करना है या फिर एक बिल्डिंग की हाइट या फिर ट्री की हाइट को मेजर करना है, तो हम यूज़ करते हैं यूनिट मीटर। वहीं अगर हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज़, तो हम यूज़ करते हैं बड़ी यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज़ द किलोमीटर्स। नाउ लेट अस स्टडी लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। तो लेंथ को मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस होती हैं। एक तो होता है मीटर स्केल और दूसरे होते हैं मेजरिंग टेप्स। तो जो मीटर स्केल होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, मेजरिंग टेप्स इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर हम मीटर स्केल के मटेरियल की बात करें तो वो मेटल के भी बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं या फिर वुड के भी बने हो सकते हैं। तो जो मीटर स्केल है सो दे कैन नॉट बी बेंट अराउंड द ऑब्जेक्ट। उनको हम अगर एक राउंड ऑब्जेक्ट है उनके चारों तरफ बेंड नहीं कर सकते। वहीं जो मेजरिंग टेप है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है और उनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। नाउ अगर हमें एक ऐसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है जो कि स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, तो इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। हम मीटर स्केल भी यूज़ कर सकते हैं और मेजरिंग टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस टेबल की लेंथ को मेजर करना है या फिर इस पीस ऑफ क्लॉथ को मेजर करना है तो हम मीटर स्केल की मदद से कर सकते हैं। वहीं अगर हमें रूम की लेंथ को मेजर करना है तो हम मेजरिंग टेप से ले सकते हैं उसकी लेंथ का मेजरमेंट। देन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड शेप का है, गोल है, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है दैट इज़ द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप की मदद से हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें एक ट्री के गर्थ का मेजरमेंट लेना है तो हम कुछ इस तरीके से लेंगे और मेजरिंग टेप की मदद से लेंगे। वहीं आपने देखा होगा जब आप टेलर के पास जाते हैं और वो आपकी वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो वो मेजरिंग टेप्स यूज़ करते हैं और इस तरीके से मेजरमेंट्स लेते हैं। नाउ प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स। मेजरमेंट लेते दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज द स्केल शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो इस पेंसिल की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें स्केल लेना पड़ेगा। तो जब हम मेजरमेंट लेंगे उस दौरान हमें पेंसिल को और स्केल को एकदम पास पास रखना है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और हमें उसके अलोंग इट्स लेंथ इस तरीके से रख के मेजर करना है। ये जो तरीका है ये सही तरीका है एक मेजरमेंट को लेने का। लेकिन अगर हम पेंसिल को इस तरीके से टेढ़ा रखते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो इससे जो हमें मेजरमेंट्स मिलेंगे वो हमें इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स मिलेंगे। The next precaution is if the scale has broken zero mark। broken zero mark का क्या मतलब होता है? अभी हमने देखा जो हमारा स्केल होता है उस पे रीडिंग जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन बाई चांस अगर हमारा स्केल टूटा हुआ है यहाँ से, मतलब कि उसके पास जीरो मार्क अवेलेबल नहीं है, कुछ इस तरीके का स्केल है और हमें इस तरीके के स्केल से मेजरमेंट लेने हैं, तो हम इस स्केल में जीरो मार्क से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट फुल मार्क से। तो नेक्स्ट फुल मार्क क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो हम इनमें से किसी भी मार्क से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम मेजरमेंट लेंगे तो क्या होगा, हमारे राइट हैंड साइड में भी एक रीडिंग आएगी जिसे हम फाइनल रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमें अगर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को बताना है तो हमें फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करना होगा, उससे हमें लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलेगा। आइए हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि अगर हमारा एक स्केल है जिसके पास ब्रोकन ज़ीरो मार्क है तो उससे किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें इस बॉक्स की लेंथ को मेजर करना है और हमारा जो स्केल है वो टूटा हुआ है आगे से, राइट।
तो हमारा जो मेजरमेंट स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट फुल मार्क से स्टार्ट होगा। तो इस एंड पे जो नेक्स्ट फुल मार्क है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। सो रीडिंग एट वन एंड इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर हम अपने स्केल को एकदम सीधा पकड़ते हुए दूसरे एंड पे देखते हैं, तो दूसरे एंड पे जो रीडिंग है दैट इज़ इक्वल्स टू 14.3 सेंटीमीटर। तो अब इस बॉक्स की लेंथ 14.3 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि हमने मेजरमेंट 0 से नहीं स्टार्ट किया है, हमने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है। तो लेंथ क्या होगी इस बॉक्स की? इस बॉक्स की लेंथ को निकालने के लिए वी हैव टू सबट्रैक्ट द इनिशियल रीडिंग जो कि 1 सेंटीमीटर है फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग है हमारी 14.3। जब 14.3 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर, जो कि इस बॉक्स की लेंथ होगी। Then the third precaution is while taking the measurement, जब हम measurement ले रहे हैं उस टाइम हमें अपनी आई की पोजीशन को भी एकदम सही से रखना है। और सही आई की पोजीशन क्या होगी? That is, I must be exactly in front of the point where measurement is to be taken। हमारी आई की पोजीशन उस पॉइंट के एकदम सामने होनी चाहिए जहाँ पर हमें मेजरमेंट को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम इस पीस ऑफ पेपर को मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल, तो हमारा मेजरमेंट जो है वो यहाँ पर लाई करता है। तो अगर हम बी पोजीशन से इस मेजरमेंट को रीड करते हैं तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट देगा और ये एकदम करेक्ट पोजीशन है। वहीं अगर हम ए पोजीशन से या फिर सी पोजीशन से मेजरमेंट को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स आएंगे। अगर हम ए पॉइंट से रीड करते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है कुछ हमें राइट की तरफ शिफ्ट हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर हम सी पोजीशन से मेजर करते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है वो लेफ्ट की साइड को शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं उन्हें हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें सही से मेजरमेंट लेना है तो जो हमारी आई है वो एकदम फ्रंट में होनी चाहिए जहाँ पर हमें मेजरमेंट को रीड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अगर हमें एक कर्व लाइन की लेंथ को मेजर करना है तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे? कर्व लाइन जो होती है कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं, वेवी लाइंस होती हैं। अगर हमें इनकी लेंथ को मेजर करना है तो हम डायरेक्टली स्केल से नहीं कर सकते। इनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक थ्रेड की ज़रूरत होगी। तो हम एक थ्रेड लेंगे और उसका जो एक एंड होगा उसके ऊपर नॉट को टाई करेंगे और इस नॉट को हम फिक्स कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कर्व लाइन, दैट इज द पॉइंट ए। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे इस थ्रेड को ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन पे रखते हुए एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, दैट इज द पॉइंट बी। तो जब थ्रेड पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा तो हम इंक से एक निशान लगाएंगे थ्रेड के ऊपर। फिर हम थ्रेड को यहाँ से हटाएंगे और एक स्केल की मदद से इस थ्रेड की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जो थ्रेड की लेंथ होगी दैट विल गिव अस द लेंथ ऑफ दिस कर्व लाइन। So this is how we can measure the length of a curved line. So with this we complete part 1 of the chapter 10. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। I will try to answer you. लेकिन अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।